हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर कुरुक्षेत्र का ये जो आपका क्रॉनिकल है, इसमें कुरुक्षेत्र के मैगजीन से जितने भी क्वेश्चन बने हैं वो सभी करवाएंगे। यहाँ पर 110 क्वेश्चन हम लाए हैं, क्योंकि आपके क्रॉनिकल मैगजीन जनवरी वाला जो क्रॉनिकल मैगजीन है पर्पल कलर का, उसमें आप देखेंगे 110 क्वेश्चन कुरुक्षेत्र का दिया गया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये पूरा जितना भी है 110 क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट की मैगजीन होती है, चाहे वो योजना हो चाहे कुरुक्षेत्र हो। योजना को हमने करवा दिया है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, योजना का भी पूरा कर दीजिए। उसमें 75 क्वेश्चन बने थे और इसमें 110 क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पर जैसे ग्रामीण भारत में खेल प्रतिभा है, पीएम विश्वकर्मा योजना जो अभी स्टार्ट किए हैं मोदी जी ने, उससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं उसको सब हम यहाँ लाएंगे। शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार, ठीक है, तो ये सब जो दीक्षा पोर्टल, ये सब जितने पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, सब कुछ आज इसमें हम देखेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के 110 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर मैं पिन कर दिया हूँ, जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। प्लीज़ सर या मैम, आप कोई भी हो, प्लीज़ इस पीडीएफ को, अगर आपको वीडियो नहीं देखने का मन है, प्लीज़ इस पीडीएफ को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं। आपके 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में फंस जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको वॉच कर लीजिए, नहीं तो आप पीडीएफ पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरा यही मतलब है कि आपका 1 नंबर या 2 नंबर सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्या करा, एशियाई खेल 2022 एशियाई पैरा खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया, ये अभी 2023 में हुआ था, लेकिन वो 2022 के नाम से था। तो वो कहाँ पे आयोजित किया गया, हांगझाऊ में, याद रखिए हांगझाऊ में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन, हाल के वर्षों में भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में विकसित करने हेतु कौन से पहलों का आरंभ किया गया। तो बताइए कौन से पहल का आरंभ किया गया। तो कौन से पहल का आरंभ किया गया, खेलो इंडिया योजना का आरंभ किया गया, हाँ ये किया गया। इसके बाद टॉप्स, अगर पूछे आपसे टॉप्स की फुल फॉर्म आ जाए पेपर में, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की है, यहाँ से आ सकता है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स कहते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आदि। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो आपका कौन सा होगा, इनमें से सभी होगा। क्यों इनमें से सभी होगा, पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, ठीक है। खेलो इंडिया योजना और टॉप्स देख लीजिएगा, ये दोनों ही सही होगा, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये यहाँ क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बना है, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में किन प्राचीन खेलों का उल्लेख मिलता है। तो बताइए किन प्राचीन खेलों का उल्लेख मिलता है। तो तीरंदाजों में भी, कुश्ती की भी उल्लेख मिलता है, घुड़सवारी का भी उल्लेख मिलता है, रथ दौड़ का भी उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, तीरंदाजी लव कुश तो करते ही थे, कुश्ती मान लीजिए आपका बजरंग बली, ठीक है, तो रामायण महाभारत में बजरंग बली भी मतलब बलशाली थे तो कुश्ती करते ही होंगे। और घुड़सवारी भी मतलब दौड़ लगाते थे ना, और रथ दौड़, तो ये मतलब जब रामायण या महाभारत होती थी तो रथ से ही होता था ना, तो सभी थे। याद रखिएगा सभी, ये सब वहाँ पे वन लाइनर फॉर्म में दिया गया था। मैंने यहाँ पर पूरा पार्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में लाया है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी हो पढ़ने में, ठीक है, थोड़ा सा आप अपने दिमाग कुछ लगाएंगे, ठीक है। एशियाई खेल 2022 में महिला तीरंदाजी में ने कितने पदक जीते। तो बताइए एशियाई खेल 2022 में महिला तीरंदाजी ने कितने पदक जीते। तो कितने पदक जीते, 3 स्वर्ण जीते और आपका 2 कांस्य जीते। तो आपका दूसरा सही होगा, 3 स्वर्ण और 2 कांस्य जीते। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 110 क्वेश्चन है। खेलो इंडिया योजना किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो बताइए किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है खेलो इंडिया योजना। तो किस मंत्रालय के द्वारा, एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, या उपयुक्त दोनों, या चौथा युवा
कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा? चौथा वाला होगा, ठीक है, याद रखिएगा चौथा वाला होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, इससे नहीं मतलब है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। किसके द्वारा? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है छठवां क्वेश्चन, किस योजना के अंतर्गत टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, याद रखिएगा टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट घटक के तहत खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की गई? तो बताइए खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की गई। तो देखिए हमने ऐसे ही ऑप्शन अपने खुद से बनाया है ताकि आप वहाँ पे मिलता जुलता रहे, तो आप देख लें। तो खेलो इंडिया योजना, तो खेलो इंडिया योजना कहाँ है? दूसरा में, याद रखिएगा खेलो इंडिया योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीट प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो एथलीट को यहाँ लिख दीजिए, को प्रतिवर्ष कितने लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो बताइए कितने लाख? तो 6.28 लाख रुपए की, याद रखिए 6.28 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। आठवां क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया योजना का मुख्य या विशेष बल किस बात पर है? इसको बताइए। इससे पहले हम योजना अपलोड कर दिए हैं, जाके उसको भी देख लीजिए, ठीक है। योजना का जितना क्वेश्चन बना है, और ये नवंबर का चलता है क्योंकि जनवरी का ये दिए, तो ये नवंबर का जितना है योजना सब कुछ चलता है, अभी दिसंबर का तो आया नहीं होगा। तो बताइए खेलो इंडिया का, तो इसमें क्या होगा? ग्रामीण स्वदेशी और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना, ग्रामीण स्वदेशी और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना, यही होगा आपका सही। जनजातीय होगा, जनजाति नहीं होगा, तो यहाँ जनजाति लिखा गया, जनजागृति जनमानस लिखा गया, ग्रामीण स्वदेशी और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर देखिए, ये खेलो इंडिया के द्वारा किस पारंपरिक खेलों की नई पहचान मिली है? तो बताइए किस पारंपरिक खेलों को नई पहचान मिली है? तो सभी, ठीक है, तो सभी को मिला है। मलखंभ को मिला है, कलारी सख्तू को मिला है, गतका को मिला है, ठीक है, गतका को में थांगसा योगासन मिला है, सिलंबम को भी मिला है, ठीक है। तो ये कलारी पट्टू है, याद रखिए पा अधटा टू, मैं PDF आएगा तो उसमें ये अपलोड कर दूंगा, पट्टू, ठीक है, पट्टू, कलारी पट्टू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है सांसद खेल महोत्सव और सांसद खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बताइए सांसद खेल महोत्सव, सांसद महाकुंभ का उद्देश्य क्या है? तो इसका क्या उद्देश्य है? पूरे देश में एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और समृद्ध करना, पूरे देश में एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और समृद्ध करना, ठीक है। तो जीवंत खेल है, ठीक है, जीवन खेल नहीं है, जीवित खेल नहीं है, तो यही आपका सही हो जाएगा। पूरे देश में एक जीवंत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और उन्हें समृद्ध करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण जनवरी 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए कहाँ आयोजित किया? सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर? तो कहाँ पर आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिलों में, ठीक है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है GOAT टर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो GOT टर्म का पूर्ण रूप क्या है? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, इसका पूर्ण रूप है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, याद रखिएगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है भारत में कहाँ एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है? तो बताइए सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, जिसपे वो एथलीट दौड़ते नहीं है ऐसे, तो वो सिंथेटिक कृत्रिम रूप से बनाया जा रहा है। कहाँ पे? तो कहाँ पे? उत्तरी तेलंगाना के मेडक जिले में, याद रखिए उत्तरी तेलंगाना के मेडक जिले में, ठीक है, तो उत्तरी तेलंगाना के मेडक जिले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है खेलो इंडिया शीतकालीन इन खेलों का तीसरा
संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया शीतकालीन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? कश्मीर के गुलमर्ग में, श्रीनगर में, या मसूरी में, या नैनीताल में? तो कहाँ पे? कश्मीर के गुलमर्ग में। याद रखिएगा, कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। स्पोर्ट्स फॉर वीमेन किस योजना के अंतर्गत संचालित है? तो स्पोर्ट्स फॉर वीमेन किस योजना के अंतर्गत संचालित है? तो खेलो इंडिया योजना के तहत। याद रखिए, खेलो इंडिया योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अस्मिता वीमेंस लीग किसका घटक है? तो अस्मिता वीमेंस लीग किसका घटक है? तो वो किसका घटक है? स्पोर्ट्स फॉर वीमेंस। तो स्पोर्ट्स फॉर वीमेंस का घटक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखते हैं, अस्मिता का पूर्ण रूप क्या है? तो अस्मिता का पूर्ण रूप क्या है, इसको आप बताना। पूछ सकता है आपके पेपर में, अस्मिता का पूर्ण रूप क्या है? तो अस्मिता का पूर्ण रूप बताइए क्या है? तो यहाँ पे लिखा गया सभी। सबको पढ़ लीजिए, सभी है। अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन वाई इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन। इस पे अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन वाई इंस्पायरिंग वीमेन थ्रू एक्शन, वही सब लिखा गया है। मैं कई बार लिख दिया हूँ ताकि कई बार अगर आप पढ़ें तो आपको याद हो जाए अस्मिता का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप सबके लिए जितना हो सकता है मैं करता हूँ। सिर्फ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अस्मिता पहल किसका प्रतीक है? देखिए, अस्मिता पहल किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है। तो सशक्तिकरण और प्रेरणा का प्रतीक है। सशक्तिकरण और प्रेरणा का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ लिखा गया है एथलीट रोसिबिना देवी कहाँ की हैं? एथलीट रोसिबिना देवी कहाँ की हैं, ये बताइए। तो एथलीट रोसिबिना देवी की यहाँ कहाँ है? मणिपुर के बिष्णुपुर। तो कहीं पे है मणिपुर? तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के क्वासी मथई लकाई गांव की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है थांगता कहाँ का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो पूछ सकता है थांगता, आपके पेपर में भी आ सकता है थांगता। तो थांगता कहाँ का है? तो ये मणिपुरी का है। अब देखिए, एक चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, मतलब खेलों से रिलेटेड जितना भी आपका चैप्टर बना था। अब आइए पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम कर लेते हैं कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं पीएम विश्वकर्मा से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कह रहा है भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार द्वारा किस योजना का आरंभ किया गया? तो किस योजना का आरंभ किया गया, किसके लिए? शिल्पकारों के लिए और भारतीय कारीगरों के लिए। तो कौन सी योजना है? पीएम विश्वकर्मा योजना। हम वही पढ़ ही रहे हैं, तो वही योजना है। अब दूसरा, इसके पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में क्या बना है? पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने पारंपरिक शिल्प हैं? तो बताइए, पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने पारंपरिक शिल्प हैं? तो 18 पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है पीएम विश्वकर्मा योजना का आरंभ कब और कहाँ से किया गया? तो जैसे बहुत सा होता है कि मोदी जी हर जगह जाते हैं, करते हैं, तो इसको भी कहीं पे जाके किए होंगे ना। तो इसको कहाँ पे जाके किए हैं? ये यशोभूमि दिल्ली में। अब ये भी पता होना चाहिए किस दिन किए हैं। तो 17 सितंबर 2023 को यशोभूमि दिल्ली से। तो याद रखिएगा, चौथा इसमें सही होगा। 17 सितंबर 2023 को यशोभूमि दिल्ली से पीएम विश्वकर्मा योजना का आरंभ किया गया। अगर आपको स्लो लगेगा तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। यह योजना केंद्र सरकार के किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो बताइए, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है केंद्र सरकार के किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? तो संपूर्ण सरकार का। तो संपूर्ण सरकार का, इसका मतलब क्या? जैसे कारीगर या शिल्पकार सबको सरकार लेके चल रही है, वही दिखाना चाह रही है कि संपूर्ण सरकार का, संपूर्ण सरकार का। पीएम विश्वकर्मा योजना कितने मंत्रालयों के सहयोग से क्रियान्वित हो रहा है? इसमें कौन कौन से मंत्रालय हैं? तो इसमें कितने मंत्रालय हैं? 3 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? एमएसएमई मंत्रालय है, और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, और पैसा भी चाहिए ना, तो वित्तीय सेवा विभाग भी है।
ये देखिए आपका पीएम विश्वकर्मा योजना के ये 3 मंत्रालय कौन से हैं? एमएसएमई मंत्रालय है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वित्तीय और सेवा विभाग। तो उपर्युक्त दोनों आपका सही हो जाएगा, एमएसएमई, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय और उपर्युक्त दोनों। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है वर्तमान में कितनी केंद्रीय क्षेत्र की सेवाएं योजनाएं हैं जो देश भर के कारीगरों के सहयोग देने और सशक्त बनाने हेतु चलाई जा रही हैं? तो बताइए कितनी योजनाएं हैं? तो 20 योजनाएं हैं। ठीक है, अभी हम आपके लिए ही 20 आज कितना है, 28 तारीख हो गई, 28, 29, 30, 31 याद रखिएगा। 20, 29, 30 और 31 को ये 3 दिन आपको पूरे लगभग 400 क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाला हूँ। 3 लेक्चर आएगा, तीनों लेक्चर में 400 क्वेश्चन पूरे जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरे 400 क्वेश्चन आप बहुत जगह किए होंगे, लेकिन जो मैं करवाऊँगा वो आपको याद करवा दूँगा। ठीक है, तो पूरे क्लास में इतना रिवीजन करवा दूँगा हर एक क्वेश्चन का कि आपको याद हो जाएगा। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को मिस मत करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 नंबर का क्वेश्चन देखें, पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है? तो कौन से मंत्रालय द्वारा? ये गलत है, ये भी गलत है, मतलब ये ऊपर दोनों गलत है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। तो पीएम स्वनिधि योजना ये किसके लिए? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको डिजिटल लोन दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपका सब्जी वब्जी लगाते हैं, जो मोमोज बेचते हैं या वो गोलगप्पे वप्पे बेचते हैं, उन्हीं सबके लिए। ठीक है, तो ये किसके लिए? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित हो रहा है पीएम स्वनिधि योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला बताइए किस योजना के तहत शहरी स्ट्रीट वेंडरों, वही वाला जो बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी योजना है? पीएम स्वनिधि योजना। याद रखिएगा ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीएम स्वनिधि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब देखिए वो तो क्या था, पूरे इंडिया में लागू हो रहा था, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं रहने वाली है, उसने भी एक योजना कारीगरों के लिए स्टार्ट कर दी। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कारीगरों हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पहला योजना थी कि पहला विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाई जा रही है। ये वाला देखिए, श्री वाजपेयी बैंक बेल योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? श्री वाजपेयी बैंक बल, तो बैंक बल योजना कहाँ चलाई जा रही है? तो ये कहाँ चलाई जा रही है? गुजरात में। याद रखिएगा गुजरात में। चलिए यहाँ देखते हैं, कौन सी योजना टोकरी बुनकरों, कुम्हार, लोहार, राजमिस्त्री, दर्जी, बढ़ई, नाई आदि व्यवसायों में लगे कारीगरों की ऋण, आधुनिक टूल किट और प्रशिक्षण सहायता प्रदान करती है? तो कौन सा है? तो वही है कुम्हार, लोहार, ये सब राजमिस्त्री, तो यही सब विश्वकर्मा ही वाला सिस्टम है ये। तो कौन है? पीएम वो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना वो जो यूपी वाला है वही। अब ये देखिए ये वाला, कौन सी योजना कुटीर और ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में कारीगरों और शिल्पकारों को रियायती ऋण प्रदान करती है? तो योजना कुटीर और ग्रामीण में जो, जैसे कुटीर जो माचिस वाचिस बनाते हैं गांव में ना, वो सब, और ये जो बीड़ी उड़ी होती है ये सब बनाया जाता है, तो यही कुटीर और ग्रामीण उद्योग यही सब होते हैं। तो ये कौन सी योजना है? ये श्री वाजपेयी बैंक बेल योजना। ठीक है, इसी से ऋण प्रदान किया जाता है। ये कहाँ लागू हो गई थी? अभी हम बताए थे गुजरात में। 34 नंबर को देखिए, किस योजना राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए हथकरघा और कताई बुनाई सहायता योजना चलाई जा रही है? तो कौन से सरकार के द्वारा? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अब यहाँ देखिए, हथकरघा कताई बुनाई सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो बताइए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो इसमें कितने? 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, 25,000 की। यहाँ है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के हस्तक्षेपों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? तो
पीएम विश्वकर्मा योजना के कितने प्रकार के हस्तक्षेपों द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है? तो कितने प्रकार के? 6 प्रकार के हस्तक्षेपों द्वारा। वो कौन से 6 प्रकार हैं? ये देखिए 6 प्रकार का हस्तक्षेप ये हैं: मान्यता, कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन प्रोत्साहन, विपणन सहायता, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है इसका। इस योजना के तहत कितने ऋण प्रदान किए जाते हैं? मतलब इस योजना के तहत कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है? तो कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है? 1 लाख और 2 लाख रुपए। 1 लाख और 2 लाख रुपए, 2 किस्तों में 3 लाख रुपए की संपार्श्विक मुक्त ऋण। तो यही आपका होगा दूसरा, 1 लाख और 2 लाख रुपए की 2 किस्तों में 3 लाख रुपए तक के संपार्श्विक ऋण। ठीक है, मुक्त ऋण। यहाँ 3 लाख है, गलत है, यहाँ 4 लाख गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ऋणों का भुगतान कितने दिनों में करने का प्रावधान है? तो मतलब अगर ऋण अगर दे दिया जाता है तो कितने दिनों में आप भुगतान करेंगे? तो 18 महीने और 30 महीने में। ठीक है, तो याद रखिएगा 18 महीने और 30 महीने में भुगतान कर सकते हैं। अब देखिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार। शिक्षा में कौन सी प्रौद्योगिकी आई है, कौन सा नवाचार है, उससे जो चैप्टर से जो क्वेश्चन बना है वो सभी यहाँ पे है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बल किसके एकीकरण पे है? तो किसके एकीकरण पे है? शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार। याद रखिएगा, शिक्षा में प्रौद्योगिकी और नवाचार पर बल है। अब ये देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है एनईपी 2020 का लक्ष्य 2040 तक। तो याद रखिएगा एनईपी 2020 का लक्ष्य अगर पूछे तो 2040 पर किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करना है? तो मतलब किस प्रकार की शिक्षा की स्थापना करना है? तो यहाँ मैं लिखा हूँ सभी, जिसमें सभी लिख दूँ तो उसका समझ जाइएगा जितने भी ऑप्शन हैं वो एकदम सही है। ठीक है, सब कुछ ऑप्शन वही लिखे गए हैं ताकि कई बार आप पढ़ें आपको याद हो जाए। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। पहला वाला सही, सब कुछ सही है। ठीक है, याद रखिएगा सब कुछ सही है। 2040 इसमें आपको क्या याद रखना है? एनईपी 2020 का लक्ष्य कौन सा था? तो 2040 तक लक्ष्य है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने स्कूलों को नामांकित किया गया है? तो कितने स्कूल को? 26.52 करोड़। तो याद रखिएगा 26.52 करोड़। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने छात्र नामांकित हैं? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18.49 करोड़ छात्र है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 18.49 करोड़ छात्र नामांकित हैं, मतलब उनका नाम लिखा गया है। NDER क्या है? तो बताइए NDER क्या है? तो NDER क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला। कहीं पे है तो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला, यही है आपका सही है। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक लिखा गया है ना, एक रूपता लिखा गया है ना, राष्ट्रीय डिजिट यहाँ लिखा गया है, गलत है। राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला। NDEAR ब्लूप्रिंट को कब लॉन्च किया गया है? तो बताइए NDEAR, यही है NDER। इसको कब लॉन्च किया गया था ये भी पूछ सकता है ना। तो जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया। अब देखिए NDER क्या है? तो NDER क्या है ये भी पूछ सकता है। तो ये है क्या, मतलब क्या क्या शामिल है इसमें? ठीक है, याद रखिए क्या क्या शामिल है। ये तो क्या है तो पहले बता दिए, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला। NDER क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला। इसमें क्या क्या शामिल है? तो उपयुक्त सभी सब शामिल है। लाइव कक्षाएं होगी इसमें, EETV से जुड़ी आदर्श सामग्री मिलेगी, डिजिटल पाठ्यक्रम और मल्टी चैनल चैटबॉट भी मिलेगा। अब देखिए ये देखिए दीक्षा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अब दीक्षा पोर्टल आ गया।
तो ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब दीक्षा पोर्टल के से कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो ये देखिए याद रखिएगा कौन सा क्वेश्चन बन रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन बना, दीक्षा पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? तो दीक्षा पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? ज्ञान साझा करने के लिए बुनियादी ढांचा। तो बुनियादी लिखा गया है कहीं? हाँ, ज्ञान साझा करने के लिए बुनियादी ढांचा, यही दीक्षा पोर्टल है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। दीक्षा कार्य क्या करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस कार्य क्या करता है? तो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्रियों तक पहुंच प्रदान करना। तो शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्रियों तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है। शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन सामग्रियों तक पहुंच प्रदान करना, शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों तक पहुंच प्रदान करना, ये भी लिखा गया शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियों तक पहुंच। तो सभी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ लिखा गया है मेड इन इंडिया डिजिटल बुनियादी ढांचा के अंतर्गत पीएम ई विद्या पहल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किस प्लेटफॉर्म को स्कूली शिक्षा हेतु वन नेशन वन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो बताइए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 50 हो गया क्वेश्चन, 50 और बचा है। तो किस के अंतर्गत? दीक्षा के अंतर्गत, याद रखिएगा ये दीक्षा के अंतर्गत किया जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, दीक्षा पर कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है? तो दीक्षा पर कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है? तो सभी उपलब्ध है, जितना दिया गया है याद रख लीजिए सभी। एक बार मैं पढ़ देता हूँ। कक्षा 1 से 12 के लिए QR कोड वाली पाठ्य पुस्तक, जैसे एक पुस्तक नहीं होती है तो यहाँ पे QR, अभी जो जो लोग अपना बुक निकालते हैं तो उसमें QR कोड दिया रहता है, वैसे हर पेज पर QR कोड। विभिन्न विशेष ई सामग्री 31 भारतीय भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों द्वारा बनाए गए ISL शामिल है, ठीक है। तो सभी शामिल है। छात्रों के नामांकन, उनके सीखने के स्तर और प्रगति, पाठ्य पुस्तक वितरण आदि पर नज़र रखने के लिए किस केंद्र को स्थापित किया गया है? तो बताइए किस केंद्र को स्थापित किया गया है? तो विद्या समीक्षा केंद्र को। विद्या समीक्षा केंद्र क्या है? ये देखिए यहाँ समीक्षात्मक समीक्षक सम्मेलन, गलत है, विद्या समीक्षा केंद्र का स्थापित किया गया। अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सॉरी, ये विद्या समीक्षा केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो विद्या समीक्षा केंद्र का यही उद्देश्य है, पहले से उपलब्ध डेटा सेट UTI ISE की छात्र में डेटाबेस SNS शिक्षक डेटाबेस दीक्षा निष्ठा आदि को एकीकृत करके डाटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। प्लीज़ अगर नीचे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपको घटना सार आने दीजिए, पूरा घटना सार हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवा देंगे आपको, सिर्फ आपको पढ़ना है और यहाँ पे आके टेस्ट देना है। वह कौन सा राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो शिक्षकों के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो बताइए वो कौन सा है जो शिक्षकों के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है? तो वो क्या है? स्वयं, याद रखिएगा स्वयं है। अब इसको बताइए स्वयं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अभी हम बताएं क्या है। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि शिक्षकों के लिए मुफ्त पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तुम शिक्षकों के लिए कौन सा मुफ्त पाठ्यक्रम? तो इसमें क्या है? अब देखिए सब, मैंने कहाँ सिर्फ गलती किया है? इंटरेक्टेड, यहीं से गलती किया है, और इंटरेस्टिंग ये गलत किया है, और ये इंटरकनेक्शन गलत किया है। यहाँ पे इंटरेक्टिव होना चाहिए, और सब वही लिखा गया है, सिर्फ मैंने इंटरेक्टिव लिखा है ताकि आपको पता चल जाए। वहाँ पर देश भर के छात्रों और शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाले इंटरेक्टिव और सुलभ ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करना, ठीक है। तो यही याद रखिएगा, इंटरेक्टिव और ऑनलाइन भी होगा, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन, देश भर के छात्रों से। चलिए यहाँ पर स्वयं पोर्टल पर कुल कितने स्वयं पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं? तो कितने? तो 10,451, याद रखिएगा 10,451। अच्छा सभी कुछ 10,451 है। चलिए
सही है, आपको रिवीजन हो गया। यहाँ शिक्षा मंत्रालय की शैक्षिक सामग्री और संसाधनों को का एक डिजिटल भंडार क्या कहलाता है? तो एक डिजिटल भंडार क्या कहलाता है? राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। तो राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय है, हाँ ये देखिए है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय कहलाता है। यहाँ लिखा गया है निष्ठा पहल कब आरंभ किया गया था? 58 बताइए, निष्ठा पहल कब आरंभ किया गया था? तो अगस्त 2019 में, याद रखिएगा, अगस्त 2019 में निष्ठा पहल आरंभ किया गया था। निष्ठा क्या है ये बताइए, निष्ठा क्या है? तो निष्ठा क्या है? यह स्कूल के जो प्रमुख और शिक्षकों के समग्र विकास का राष्ट्रीय पहल है। तो क्या है? यह स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल है। यह स्कूल के प्रमुखों और शिक्षकों के साथ विकास के लिए के साथ लिखा गया, समग्र को साथ लिखा गया, संग लिखा गया, समक्ष लिखा गया, गलत है, समग्र विकास होगा, ठीक है, समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल है। चलिए यहाँ देखते हैं, स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नीति के 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो बताइए, राष्ट्रीय नीति के 6 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो आपके ये सभी हैं, मानसिक परिवर्तन, जागरूकता और प्रशिक्षण, नवाचार का पोषण करने के लिए बुनियादी ढांचा और सलाह, शिक्षकों को उत्साहित और प्रोत्साहित करना, शैक्षिक नवाचार, स्कूल समुदाय और स्कूल उद्यमियों ने स्टार्टअप का नेतृत्व, क्रिया सुविधाएं और आईपी समर्थन। याद रखिएगा सभी। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्कूल के शिक्षकों के विचार और नवाचार पर छात्रों को की सलाह देने और प्रशिक्षण देने वाला कार्यक्रम कौन सा है? तो कौन सा कार्यक्रम है? SIATP। तो SIATP है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भी देख लीजिए क्या है। तो इसका उद्देश्य है छात्रों और शिक्षकों के बीच लीक से हटकर सोच को बढ़ावा देना और शिक्षकों को सलाह कौशल से लैस करना। ठीक है, तो यही है। यहाँ पे क्या लिखा है? समय को बढ़ावा देना नहीं, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना नहीं, सोच समझ को बढ़ावा देना नहीं, सोच को सिर्फ बढ़ावा देना और शिक्षकों को सलाह कौशल से लैस करना। सब में शिक्षकों को सलाह कौशल से लैस करना होगा, तो यही गलत किया था हमने, सोच को बढ़ावा देना और यही देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 5 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो 5 मॉड्यूल कौन कौन से हैं? तो ये इनमें जो है सभी है, डिजाइन, सोच और नवाचार, विचार पीढ़ी और विचारधारा, बौद्धिक संपदा और अधिकार, वित्त, मानव संसाधन और बिक्री, उद्यमता और प्रोटोटाइप, सही सब है। यहाँ देखिए, सूक्ष्म उद्यम को प्रोत्साहन, भारत में परंपरागत रूप से कितने प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है? तो बताइए कितने प्रतिशत अधिक आबादी। अब देखिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो बने हैं। तो 60% कृषि पर आबादी निर्भर है। संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल ना हो तो वार्षिक कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं है तो वह उद्यम क्या कहलाता है? जो 5 करोड़ से ऊपर नहीं है वो कौन सा उद्यम कहलाता है? सूक्ष्म उद्यम कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सूक्ष्म उद्यम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ लिखा गया सूक्ष्म उद्यम कैसी कंपनी होती है? तो सूक्ष्म उद्यम कैसी कंपनी होती है? सभी होती है। यह उत्पादों और सेवाओं को बेचकर समुदाय और स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरी करती है। यह उत्पादों और सेवाओं को बेचकर स्थानीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरी करती है, इसी को सूक्ष्म उद्यम कहते हैं। सूक्ष्म उद्यम में कितने कर्मचारी होते हैं? तो बताइए, सूक्ष्म उद्यम में कितने कर्मचारी होते हैं? तो 10 से कम होते हैं। याद रखिए, 10 से कम कर्मचारी होते हैं सूक्ष्म उद्यम में। यहाँ लिखा गया भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? तो भारत में कितने यूनिकॉर्न हैं? 100 से अधिक यूनिकॉर्न हैं भारत में। ठीक है, 100 से अधिक लिखा गया है यहाँ पे। नवाचार और ग्रामीण उद्योगों और उद्यमिताओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है?
तो बताइए कौन सी योजना लागू की गई है? तो एस्पायर योजना लागू की गई है। याद रखिएगा, एस्पायर योजना लागू की गई है। मुद्रा क्या है? बहुत बार पूछा गया है, मुद्रा क्या है? तो मुद्रा क्या है? यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। तो यह गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। याद रखिए, यहाँ वित्त पोषण है, यहाँ गैर बैंकिंग नहीं लिखा गया है। ये गैर बैंकिंग वित्तीय, ये गैर नहीं, बैंकिंग नहीं है, गैर बैंकिंग है। तो यह मुद्रा क्या है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। यह मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुद्रा का पूर्ण रूप पूछ सकता है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। रिफाइनेंस में गड़बड़ी होगा, देख लीजिए कहाँ रिफाइनेंस लिखा गया है, रिफाइनेंसिंग लिखा गया है, रिफाइनिंग लिखा गया है, रिसर्च लिखा गया है, रिफाइनेंस। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, यही है मुद्रा का पूर्ण रूप। मुद्रा सूक्ष्म इकाइयों को कितने रुपए तक की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संगठनों को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है? तो कितने? 10 लाख रुपए। याद रखिएगा, 10 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के व्यवसाय और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप को विदेशी पेटेंट आवेदन दाखिल करने के लक्ष्य के साथ साथ क्या आरंभ किया गया है? तो बताइए, सभी लिखा गया है, तो सभी आरंभ। याद रखिएगा, पढ़ लीजिए पूरा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट संरक्षण के समर्थन में, ये ठीक है। तो याद रखिए, सब कुछ है, वही लिखा गया है। यहाँ देखिए, युवाओं के विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित कौन सी योजनाओं को आरंभ किया गया? तो युवाओं का जब विकास हो तो ये प्रौद्योगिकी द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो कौन सा योजना है? मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत है कहीं, मेरा युवा भारत योजना संचालित किया जा रहा है। अब देखिए, मेरा युवा भारत का उद्देश्य क्या है? तो मेरा युवा भारत का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये तीसरा है, युवाओं को सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, यही आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च कोर रिसर्च ग्रांट का लक्ष्य क्या है? 76 का बताइए, इसका लक्ष्य क्या है? तो यहाँ सभी लिखा गया है, सभी, वही सब कुछ ऑप्शन वही है। विज्ञान और इंजीनियरिंग सभी अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाले शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशाला और अन्य अनुसंधान और विकास संगठनों की सहायता करना। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये लंबा था तो इसलिए हम 2 बार लिख दिए हैं। ठीक, वही लिखे हैं पूरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना का उद्देश्य क्या है? जो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट है, उसका योजना का उद्देश्य क्या है? सभी है। इसका उद्देश्य निर्माताओं को बेहतर सामान बनाने के लिए प्रेरित करना और उच्च गुणवत्ता और दोष मुक्त और विश्वसनीय है। ठीक है, तो जीरो इफेक्ट मतलब विश्वसनीय से अच्छा, विश्वसनीय होना चाहिए, चाइना वाला माल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये नया चैप्टर है, स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, एसडीजी लक्ष्य 3 किससे संबंधित है? तो एसडीजी लक्ष्य किससे संबंधित है? ये आपका स्वास्थ्य से संबंधित है। तो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक है, इसका मैं एक दिन ट्रिक बताऊंगा। चलिए इसी में कुछ बता देते हैं, 1-2 ट्रिक जो आता है इसमें, जिसे 3 कैसे याद करेंगे। 3 जैसे लिखे हैं, हेल्थ, हमेशा स्वास्थ्य मतलब हेल्थ होता है ना, तो हेल्थ, अगर हेल्थ लिखें तो ऐसे लिखते हैं, हेल्थ अदालत है। तो अब ये देखिए, हाँ ऐसे बनता है ना, तो ये 3 बन गया ना, 3 उल्टा ऐसे, 3 अगर बनाइए, 3 ऐसे उल्टा, 3 ऐसे बनेगा। तो अगर 3 पूछे तो हेल्थ से याद रखिएगा, हेल्थ। ठीक है, और लैंगिक समानता कौन है? 5वां है, याद रखिएगा, लैंगिक समानता 5वां। स्वच्छ जल यह है 6वां है। जीरो हंगर दूसरा है। अब देखिए यहाँ पर एसडीजी लक्ष्य, लक्ष्य का 4 कौन है? तो सब बढ़ें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। तो कौन है आपका? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सब पढ़ें, सब बढ़ें।
तो SDG लक्ष्य का क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। जीरो हंगर कौन है, दूसरा, ये छठा। लैंगिक समानता 5। SDG लक्ष्य किससे संबंधित है, SDG लक्ष्य 5 किससे संबंधित है, तभी हम बताए हैं, लैंगिक समानता। 5G, 5 लिखती है G, तो 5G याद रखिएगा, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। तो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। SDG लक्ष्य 6 किससे संबंधित है, तो स्वच्छ जल और स्वच्छता, ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है SDG लक्ष्य 6। अब देखिए, ये देखिए, किस योजना के तहत 6 से 36 महीने की आयु में बच्चे और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को घर पर उपयोग के लिए टेक होम राशन वितरित किया जाता है, तो किस मतलब योजना के तहत, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो एकीकृत बाल विकास योजना, इसी योजना के तहत, याद रखिएगा, इस योजना के तहत 6 से 36 महीने का आयु के बच्चे और गर्भवती स्तनपान करने वाले में एकीकृत बाल विकास योजना बहुत चर्चा में रहता है, याद रख लीजिए। इसको बताइए, टेक होम राशन का उद्देश्य क्या है, तो टेक होम पूरक जहाँ लिखा होगा वही सही होगा। यहाँ ऊर्जा लिखा है, वहाँ ऊर्जा, यहाँ पोषक, यहाँ पूरक आहार के माध्यम से शिशुओं और छोटे बच्चों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। तो टेक होम राशन का उद्देश्य, अब कभी आ जाए टेक होम राशन तो पता चला यही है, नहीं तो कुछ और समझ लीजिए। पूरक आहार के माध्यम से शिशुओं और छोटे बच्चों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक कचरा मुक्त भारत विषय के साथ स्वच्छता गतिविधियों का पखवाड़ा किस नाम से मनाया गया, तो बताइए किस नाम से मनाया गया। तो स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा, ठीक है, तो याद रखिएगा, स्वच्छता ही सेवा से मनाया गया। कब, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के मध्य, ठीक है। कौन सा पखवाड़ा, ये कचरा मुक्त भारत के विषय में, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, किस योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के अलावा प्राथमिक स्कूलों और प्री और बाल वाटिका कक्षा के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वही जब आपने देखा होगा ना, जैसे बच्चों को खाना पका हुआ खाना मिलता है ना स्कूल, सरकारी स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो कौन सा मतलब वो योजना है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा योजना है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कहीं है, हाँ, तो PM पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, यहाँ शक्ति हट गया, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति, यहाँ निर्माण हट गया, गलत हो गया ये, तो यही याद रखिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। ये देखिए, यहाँ लिखा गया है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक किन आभाओं को दर्शाता है। PCS RO में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बहुआयामी सूचकांक किन आभाओं को दर्शाता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, याद रखिएगा, उपयुक्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर बहुआयामी सूचकांक के आभाओं को दर्शाता है। स्वास्थ्य आयाम में क्या क्या शामिल होते हैं, स्वास्थ्य आयाम में क्या क्या शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं, पोषण भी होता है, बाल मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य भी होता है, तो उपयुक्त सभी होगा, सही है। चलिए यहाँ देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 10 से 9 के वर्ष के किशोर और किशोरियों को किशोर स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से सुविधा आधारित पीयर एजुकेटर कार्यक्रम का नाम क्या है, तो उस कार्यक्रम का क्या नाम है, तो उस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, यहाँ देखिए चौथा है, तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम उसका नाम है। यहाँ देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तक कितने रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है, मतलब पूछ रहे हैं कि जो आरोग्य योजना को कितना रुपया दिया जाएगा, मतलब दिया जाता है 5 लाख रुपया दिया जाता है। यहाँ देखते हैं,
यहाँ कह रहा है किस पहल के अंतर्गत मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के आश्वासन वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो मातृ और नवजात शिशु दोनों का स्वास्थ्य, तो कौन सा योजना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन है, ये देखिए है, मातृत्व आश्वासन है, मातृत्व होगा, याद रखिएगा, सुरक्षित मातृत्व, ये वाला मातृत्व, जिसमें क्या है, माता और नवजात दोनों को स्वास्थ्य देखभाल अच्छे से देखा जाता है, ये नहीं सिर्फ बच्चे का, माता का भी। सुमन योजना के तहत किस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को एक निश्चित दिन यानी हर महीने के 9वें दिन तक एक विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच प्रदान किया जाता है। तो वो कौन सा है, यही किया जाता है इसी में, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं को, तो ये कौन है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये दूसरा इसमें भी, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, डाक नेटवर्क्स। अब देखिए डाक नेटवर्क एक चैप्टर था, उससे भी क्वेश्चन बना था, तो ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और है बस। 92 क्वेश्चन हो गया, 111 क्वेश्चन सब है। भारत में कितने प्रतिशत डाक नेटवर्क मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, तो कितने प्रतिशत, 90% ग्रामीण ही क्षेत्रों में है डाक। अब यहाँ देखिए भारत में कुल 1.4 लाख ग्रामीण डाकघर देश के कितने लाख से अधिक गांवों को कवर करते हैं, तो कितने लाख से अधिक गांवों को कवर करते हैं, तो 6.50 लाख से, तो 6.50 लाख से। भारत में औसत आधार पर प्रत्येक ग्रामीण डाकघर लगभग कितने गांवों को कवर करता है, तो मतलब एक औसत आधार पर प्रत्येक डाकघर लगभग कितने, मतलब एक डाकघर यहाँ बना है, ठीक है, तो कितने गांव लगभग कवर हो जाते हैं उससे। तो औसत ये पूछ रहा है, मतलब आप एग्जैक्ट ना बताइए, औसत ही बता दीजिए। तो 5 गांव को, याद रखिएगा, 5 गांव को। यहाँ लिखा गया है वर्तमान में विभाग में के पास सक्रिय डाकघर बचत योजना खातों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, अभी वर्तमान में पूछ रहा है, तो 25.85 करोड़। ये देखिए कह रहा है वर्ष 2015 में डाकघर बचत खाता धारकों के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, तो बताइए कौन सी योजनाएं शुरू की गई 2015 में, तो कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये भी शुरू की गई थी, अटल पेंशन योजना, ये भी शुरू की गई थी, उपयुक्त में से सभी शुरू की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आरंभ कब हुआ, तो पहले डाकघर थे ना, तो उसी में अब देखेंगे, अब डाकघर में अगर जाएंगे तो रेड कलर का इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये कब शुरुआत हुआ, तो 2018 में शुरुआत हुआ, याद रखिए 2000, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का 2018 में। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहा है IPPB द्वारा हाल ही में आरंभ में कौन सी किफ़ायती बीमा योजना का आरंभ किया गया, तो कौन सी, इसमें देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अभी अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया और था, और कौन, ये इसका पूछ रहा है कौन सा, ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना कब और कहाँ से स्टार्ट की गई है, ये बताइए कब और कहाँ से। तो ये कब, 8 जुलाई 2023 को, 8 जुलाई 2023 को गुजरात के नाडियाद खेड़ा ज़िला से, ठीक है। तो ये जितना भी है पूरा अंत्योदय योजना के बारे में है। कब किफ़ायती बीमा योजना प्रारंभ किया, अंत्योदय श्रमिक बीमा योजना, यह सुरक्षा योजना कब और कहाँ से प्रारंभ की गई, 8 जुलाई 2023 को गुजरात के नाडियाद खेड़ा ज़िले में, याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यही ज़्यादा से 7-8 क्वेश्चन और बचा है, मतलब 11 क्वेश्चन और है बस, और कुछ नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसे रॉकेट वुमेन के नाम से संबोधित किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर
प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर संबोधित किया है तो आ भी सकता है आपके पेपर में। तो क्या है, ऋतु कार्यकाल। पेपर दे के आइएगा, देखिएगा यहीं से लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म बनेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की आपका मैगजीन है। चाहे ये हुआ चाहे योजना हुआ, योजना हमने करवा दी है, जाके उसको भी देख लीजिए। तो ऋतु कार्यकाल, अब देखिए ये कहाँ की है ऋतु कार्यकाल, लखनऊ की कार्यकाल कौन है, तो ये कौन थी जिनको मोदी जी ने नाम बताया, तो चंद्रयान 3 की निर्देशक, तो चंद्रयान मिशन 3 की निर्देशक थी, सफल हुआ था, ठीक है, इसीलिए चंद्रयान मिशन 3 की निर्देशक है ऋतु कार्यकाल। यहाँ लिखा गया है, युवा वैज्ञानिक योगेश्वर नाथ मिश्रा ने नासा की टीम के साथ किस तकनीक की खोज की, तो हमने इमेजिंग इसमें गलत किया है, इसी में देख लीजिए कौन है, तो इमेजिंग होगा, इमेजिंग, इमर्जिंग नहीं, इमेज नहीं, ईमेल नहीं, तो फास्ट लेजर सीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये देखिए, किस भारतीय वैज्ञानिक द्वारा कृषि अवशेष से कंपोस्ट निर्मित करने वाले सूक्ष्म जीव की खोज की है, तो 103 का बताइए, तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, याद रखिएगा डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। 104 का बताइए, भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा पंचायतों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु कौन सा ऐप प्रस्तुत किया गया, तो पंचायतों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप प्रस्तुत किया गया, सरपंच संवाद ऐप, याद रखिएगा सरपंच संवाद ऐप को प्रस्तुत किया गया। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन कब स्थापित हुआ, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन कब स्थापित हुआ, 1914 में, याद रखिएगा 1914 में, गांधी जी के आने से 1 साल पहले ही हो गया था। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 की थीम क्या थी, तो बताइए 2020 की थीम क्या थी, 107वीं 2020 में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, यही है, यहाँ ग्लोबल विकास लिखा है, ग्राम विकास नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अब देखिए 108 कह रहा, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस मुख्य विषय पर आधारित था, तो 108वीं का भी पूछ लिया है, तो किस मुख्य विषय पर आधारित था, तो आदिवासी समाज की वैज्ञानिक प्रथाओं का ज्ञान और प्राणियों पर केंद्रित आदिवासी विज्ञान केंद्र, तो यहाँ पे वही सब लिखा गया है, सब कुछ वही सही है। आदिवासी समाज की वैज्ञानिक प्रथाओं व ज्ञान प्रणालियों पर केंद्रित आदिवासी युवा समाज, आदिवासी समाज की वैज्ञानिक प्रथाओं व ज्ञान प्रणालियों पर केंद्रित आदिवासी वित्त पोषण कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा गया, किस संस्था द्वारा अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 का आरंभ किया गया, तो किस संस्था द्वारा अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 का आरंभ किया गया, तो किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, याद रखिएगा इसरो के द्वारा आरंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ लिखा गया, देश की प्रमुख जनजातीय चित्रकला में कौन कौन शामिल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि एक ठीक बोल देगा कि वारली चित्रकला कहाँ से संबंधित है, अभी तक तो मधुबनी आप बिहार, तो ये नॉर्मल हो गया, सबको पता चल गया मधुबनी बिहार, वारली अगर पूछ लिया तो आपसे तब क्या करेंगे, तो वारली महाराष्ट्र, किवाड़ी पूछ लिया तो राजस्थान, याद रखिएगा किवाड़ी पूछ लिया तो राजस्थान, और गोंड चित्रकला पूछ लिया तो मध्य प्रदेश, या पट्टचित्र पूछ लिया और पट्टचित्र पूछ लिया तो उड़ीसा बता देंगे, गोंड मध्य प्रदेश, मधुबनी बिहार तो जानते हैं, तंजौर, उपर्युक्त सभी, तो देश के प्रमुख जनजातीय चित्रकला में ये सभी शामिल हैं, तंजौर चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, गोंड चित्रकला, पट्टचित्र उड़ीसा का है, गोंड मध्य प्रदेश का, वारली महाराष्ट्र का है, किवाड़ी राजस्थान का है, उपर्युक्त सभी। अब यहाँ देखिए, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, तो बताइए 15 नवंबर को हर साल ये पेपर में भी आ चुका है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस, याद रखिएगा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पे लिखा गया है,
साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा सम्मान प्रदान किया जाता है? तो साहित्य अकादमी युवा सम्मान कितने भाषाओं में? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। अब आज के लिए 111 क्वेश्चन ही था आपके कुरुक्षेत्र में। अब विज्ञान प्रगति, इसमें भी लगभग 100 क्वेश्चन हैं, तो 100 क्वेश्चन विज्ञान प्रगति का लगभग आज से कल के बीच में आ जाएगा ये भी आपका, ठीक है। तो आपका लगभग ख़त्म हो जाएगा। विज्ञान प्रगति भी हमने ख़त्म कर दिया, योजना मतलब कर दूंगा, और योजना भी ख़त्म कर दिया है, और कुरुक्षेत्र भी ख़त्म कर दिया है। 3 आपकी गवर्नमेंट की आपकी मैगजीन होती है, तीनों मैगजीन के हमने ख़त्म। तो आपको मेरे चैनल पे कोई न कोई मैगजीन करवाया ही जाता है करंट से, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे क्रॉनिकल हो, चाहे और किसी मतलब कोचिंग या मतलब किसी संस्था की मैगजीन हो, सब कुछ वो ऐसी फॉर्म में करवाया जाएगा। आपका घटना सार जो है वो आपका जब आ जाएगा तो पूरा घटना सार A to हम रटवा देंगे आपको। सिर्फ आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल का आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।